नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए लेकर ईवीएस पीआरटी सिलेबस का स्टेट बॉडीज़ का पार्ट 2 लेके। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के बारे में। आज हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद के बारे में। अब देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है डायरेक्ट, यानी कि जिसमें हम लोग घर से निकलते हैं और वोट देकर आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए किसी भी कैंडिडेट को। ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद क्या होती है कि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि उस स्टेट के अंदर से ही 1/3 होते हैं मेंबर्स इसके एमएलएस, 1/3 होते हैं लोकल बॉडीज के मेंबर्स यानी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कुछ भी। ठीक है, जो भी लोकल बॉडीज से संबंधित होते हैं। 1/12 जो होते हैं सदस्य इसके टीचर्स होते हैं, 1/12 ग्रेजुएट्स और 1/6 इसके सदस्य होते हैं गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड। ठीक है। और जो भी ये नॉमिनेट किए जाते हैं सदस्य, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो टोटल 12 हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 12 सदस्य हैं, आप मान लीजिए। इसका मतलब एमएलए कितने हुए? 1/3 मतलब 4। लोकल बॉडी से कितने लोग आए? 1/3 मतलब 4 लोग। टीचर्स कितने हुए? 1। ग्रेजुएट्स 1। और गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे 2 मेंबर्स यानी 1/6 टोटल स्ट्रेंथ का। इस हिसाब से ये जो 2 लोग होंगे ना जिन्हें गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, वो होने चाहिए कोई स्पेशल नॉलेज रखते हो या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हो किसी भी फील्ड का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसके मेंबर्स, इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। बहुत बढ़िया। मिनिमम एज होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनने की 30 साल। ये हमें बताता है आर्टिकल 173 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपर हाउस ऑफ द स्टेट भी कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यानी कि जो कार्यपालिका वाली शक्तियां होती है, वो इसके पास कम होती हैं। समझ रहे हो? यानी कि जो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करते हैं, हम कानून बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसके अंदर संशोधन करते हैं। लेकिन वैसे काम यहाँ पर नहीं किए जाते। ठीक है। एक तरीके से आप मान लीजिए सलाह देने का कार्य होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अपर हाउस ऑफ द स्टेट, ना कि नेशन। ठीक है, अपर हाउस ऑफ द नेशन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं इसके चेयरमैन, यानी जो सारी कार्यवाही को देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा राज्यसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं चेयरमैन, और वो होते हैं हमेशा भारत के उपराष्ट्रपति। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे नेशनल बॉडीज में। फिलहाल आपको एक आइडिया देने के लिए समझा रहा हूँ। परमानेंट सिटिंग होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हमने पढ़ा था कि भैया लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए गवर्नर के द्वारा। ठीक है, जैसे कि अगर सीएम खुद रिक्वेस्ट करे कि सर मेरे अंतर्गत जो मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं या फिर जो राज्य में कार्य हो रहा है वो संविधान के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया विधानसभा को भंग कीजिए, तब कर सकते हैं। या फिर सरकार अल्पमत में आ जाए तब गवर्नर कर सकता है विधानसभा को भंग, ताकि री इलेक्शन हो सके और एक बहुमत वाली सरकार आ सके। ठीक है, चीज क्लियर होगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल भंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया उसके पास इतनी पावर्स ही नहीं कि वो कोई काम कर पाए जिसका कोई इफेक्ट पड़े ज्यादा स्टेट के ऊपर, इसीलिए इसको भंग नहीं किया जाता है। ठीक है। टेन्योर होता है इसका 6 साल का, ये याद रखना। लेजिस्लेटिव काउंसिल का यानी विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का यानी कि विधानसभा का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष का। ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब आगे देख रहे हैं कि भैया चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में क्या अंतर है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, यानी शपथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर। और रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है चीफ मिनिस्टर? वो भी
गवर्नर के पास। ठीक है, मिनिमम एज होती है चीफ मिनिस्टर बनने की 25 साल। क्लियर होगी बात। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमेशा गवर्नर होता है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। याद रखना इन दोनों टर्म को। ठीक है, और हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? वो होता है चीफ मिनिस्टर। नॉमिनल हेड होता है गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है चीफ मिनिस्टर, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड भी चीफ मिनिस्टर होता है। क्लियर है ये चीज। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, किस तरीके से? प्रेसिडेंट निकालते हैं एक वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या होता है भैया ये वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट? ये होता है कुछ इस प्रकार से, इसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर मेरे को एग्जैक्ट मिला नहीं, बट मैं आपको समझा देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसा पत्र निकाला जाता है जिस पे उनकी मोहर होती है ऑफिशियल, और वो किसी का नाम नॉमिनेट कर दे कि आपको इस राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, एनक्लोज लिफाफा होता है, केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाता है जिसको ये एड्रेस किया होता है। क्लियर होगी चीज? बढ़िया। अब देखते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कौन होता है? एक लिंक होता है बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मान लीजिए ये हैंगे हमारे गवर्नर साहब, ये हैंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और यहाँ पर बीच में सीएम। अब अगर गवर्नर साहब को कोई आदेश देना है या कोई बात करनी है तो वो डायरेक्ट इनके पास नहीं आ सकते। हालांकि वो आ सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं। एक प्रोटोकॉल होती है जिसे फॉलो किया जाता है। वो सीएम को बताएंगे कि मुझे ये बातें करनी है या फिर ये एड्रेस करना है या ये इश्यूज हैं, वो आगे जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है अगर अगर चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, जैसा अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में किया है शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। तो अगर सीएम ने रिजाइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली उनकी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर है? सही है। सैलरी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर बाय आर्टिकल 164। देखो, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 164 जो बताता है कि भैया सीएम की सैलरी, उसके मिनिस्टर्स की सैलरी कितनी होगी और क्या भत्ते होंगे अलग अलग, ये किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है आर्टिकल 164 में, और ये सभी प्रोसीजर फॉलो कहाँ पे करे जाएंगे या कहाँ पर इस पावर को एग्जीक्यूट किया जाएगा? वो किया जाएगा राज्य विधानसभा में। क्लियर होगी चीज? ठीक है, गवर्नर के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट निकाल कर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफिस से। ओथ कौन दिलाते हैं? इनको दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, गवर्नर को कौन दिलाता है शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन किन्होंने नॉमिनेट किया था, किन्होंने अपॉइंट किया था? प्रेसिडेंट। तो रिजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को ही देंगे। ये हमेशा याद रखना। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है गवर्नर का, और काम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि भैया जो सरकार चुन के आई है वो संविधान के मुताबिक काम कर रही है या नहीं। लेकिन अगर गवर्नर ही संविधान के मुताबिक काम ना करे तो, इसीलिए एक और इसमें क्लोज जोड़ा गया है कि भैया 5 साल आपका टेन्योर होगा, लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि गवर्नर खुद ही संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है या फिर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी चीज? बढ़िया। गवर्नर बनने की मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। अब यहां तक ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में क्या अंतर है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकालते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आगे देखते हैं। गवर्नर कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर इफ द स्पीकर इज नॉट अवेलेबल। अब देखो, मान लेते हैं कि विधानसभा का स्पीकर अभी अवेलेबल नहीं है, तो
कार्रवाई कौन देखेगा, कौन चलाएगा कार्रवाई को, या सदन को कौन संभालेगा। इसके लिए गवर्नर क्या कर सकते हैं कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को, किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर। ठीक है, यानी कि कार्यवाहक अधिकारी के तौर पर जो कार्यवाही देखेगा। ये पावर है गवर्नर के पास। चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या महाधिवक्ता भी कहते हैं इन्हें, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसे याद रखना हमेशा, जहां पर भी स्टेट की बात आएगी, मेजर जो भी पोस्ट होती हैं वहां पर गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं। जो भी आप ये लगा लीजिए संवैधानिक संस्थाएं होती है उनमें। ठीक है, इन सभी को याद रखना किन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है कि भैया जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके नीचे मंत्री होते हैं, कई सारे कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार के इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले मंत्री हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब वो सब मिलकर, जब वो सब मिलते हैं तो वो सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यानी कि विधानसभा के लिए। यानी कि किसी राज्य में मान लीजिए शिक्षा की व्यवस्था बुरी है, बिजली की व्यवस्था बुरी है, कोई भी व्यवस्था हो, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो उनके मंत्री हैं, जिनके पास वो विभाग है, जिनके पास वो मंत्रालय है। ठीक है, तो वो विधानसभा में आके जवाब देना पड़ता है उन्हें कि भैया ये काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आगे क्या करेंगे, इसका समाधान क्या है। तो वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं विधानसभा में जवाब देकर कि देखो भैया काम हम कर रहे हैं, ये देरी हो रही है, इस वजह से हो रही है। तो वहां पर झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड होता है आपकी विधानसभा में भी और इसी प्रकार से लोकसभा या राज्यसभा में भी। क्लियर होगी ये चीज? बढ़िया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नर। अब देखो, मानते हैं कि कोई जल मंत्री है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि कोई घपला कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब मिसकंडक्ट कर रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस मामले में वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा उसका रीजन बताने के लिए, या फिर कारण बताओ नोटिस का, या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है कि इंडिविजुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती किसके प्रति? स्टेट के गवर्नर के प्रति। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नर ही देख रहा है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। यहां तक बात क्लियर है? बहुत अच्छे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, पार्ट 2 ऑफ ईवीएस पीआरटी सिलेबस, जो कि स्टेट बॉडीज के अंदर टॉपिक था। ठीक है, हाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, वीडियोस ऑफ दिस full course will be free of cost, and for paid notes you can contact me on telegram here। और वो हम कॉस्ट डिसाइड कर लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कि हज़ारों लाखों में होगी, जो भी होगी हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि आप इन नोट्स को सिर्फ पढ़ें नहीं, या फिर नोट ना करें सिर्फ, इसके बाद एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करें। चाहे तो आप एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन सोर्स को गैदर कर सकते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो इतना क्लियर हो जाए कि आप किसी और को समझा सको वो बात। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।